नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं नीरज और आज हम लोग एक सेक्टोरल फंड के बारे में बात करेंगे और वो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है, भारत में नहीं पूरी दुनिया में। मैं बात कर रहा हूं आईटी सेक्टर की और उसी से रिलेटेड फंड है टाटा डिजिटल इंडिया फंड, क्योंकि इस सेक्टर की पूरी दुनिया में काफी चर्चा है, अलग अलग सेक्टर्स पे इसकी बातचीत हो रही है। तो इस फंड में आपको निवेश करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी हो, इस सब को समझेंगे। तो इससे बेटर कौन समझा जा सकता है कि जो इस फंड को मैनेज कर रही हैं मीता शेट्टी जी, जो इसकी फंड मैनेजर हैं, बहुत लंबा अनुभव और बहुत ही सीजन्ड। मीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और हम लोग समझेंगे आपसे कि इस वक्त आईटी सेक्टर या डिजिटल सेक्टर की क्या स्थिति है और इस फंड में हमें क्यों निवेश करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं एक ओवरव्यू आपका समझना चाहता हूँ कि इस वक्त मार्केट पर आप लोगों का अप्रोच क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल नीरज जी, थैंक यू हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एक बार पहले ब्रॉड मार्केट्स को अगर हम देखें तो क्लियरली पिछले कुछ महीने अच्छे रहे हैं। मार्केट में हमने काफी मोमेंटम देखा है, काफी ब्रॉड बेस्ड रैली हम देख रहे हैं मार्केट्स में। एंड आप अगर इंडिया मार्केट और उसके कंपैरिजन में दूसरे मार्केट्स को देखें तो आई थिंक ऑलमोस्ट 3 महीने से हम यूएस मार्केट के बिल्कुल आसपास ही कहीं ना कहीं चल रहे हैं। और पिछले 1 महीने में पर्टिकुलरली हमने ये देखा है कि कुछ इमर्जिंग मार्केट्स जैसे कि हांगकांग और रशिया वगैरह भी काफी अच्छा करने लगे। सो आई थिंक ये ग्लोबली भी ओवरऑल काफी मार्केट्स में हम ये सिमिलर ट्रेंड देखने में मिल रहा है। और ये बहुत रेलेवेंट हो जाता है इंडिया के लिए भी, क्योंकि जब जैन में अगर हम देख रहे थे तो इंडिया की वैल्यूएशंस बाकी मार्केट से काफी ज्यादा रिलेटिवली हम एक्सपेंसिव दिख रहे थे, क्योंकि हमने इतना करेक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट हम थोड़ी रैली भी कर चुके थे। सो उस वजह से हमारी वैल्यूएशंस रिलेटिव बेसिस पर काफी एक हायर लेवल पे दिख रही थी, जो कि अब मुझे लगता है क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड बेस्ड काफी मार्केट से हम देख रहे हैं, सो इट्स बिकमिंग मोर रिलेटिवली इन अ बेटर जोन नाउ आई वुड से। सो आई थिंक वी आर कंफर्टेबल ऑन द मार्केट्स। यस, डेफिनेटली नियर टर्म में करेक्शन कभी भी रूल आउट नहीं होता है, बट आई थिंक दैट अगर हम वैल्यूएशंस को देखें ब्रॉड लेवल पे, निफ्टी को अगर हम देखें वैल्यूएशन वाइज तो अराउंड 19.5-20 10 के आसपास हम चल रहे हैं। और सेक्टर वाइज भी हम देखें तो आई थिंक काफी जैसे पावर हो गया या मैन्युफैक्चरिंग लेड हो गए, केपेक्स इंफ्रा लेवल हो गए या बैंक हो गए, ये सारों में हम नतीजे भी जो अभी तक इस क्वार्टर के आए हैं उस सब में कहीं पर भी हमें बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं दिख रही है। इनफैक्ट यही सामने आ रहा है कि ग्रोथ काफी अच्छी है और कंटिन्यू रह सकती है काफी टाइम तक। सो आई थिंक ब्रॉड बेस्ड मार्केट पर हमारा व्यू कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं हुआ है डिस्पाइट द रैली। इनफैक्ट आई थिंक कुछ पॉकेट्स में अभी भी हम अच्छा एक्सपेक्टेशन रखते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड आउटलुक। ओके, तो ये भी हाँ ठीक है, मार्केट में तो ऊपर नीचे होता ही रहता है और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है। उनमें से एक आईटी था। आईटी की कहानी थोड़ा 3 साल पहले से लोगों को समझनी चाहिए। जब कोविड शुरू हुआ था उसके बाद से आईटी ने एक बहुत ड्रीम रन रैली दिखाई और वैल्यूएशंस अनाप शनाप हुए, उसके बाद वो शांत हो गए। अभी जो रिजल्ट्स आए उसमें हम लोगों ने देखा या ग्लोबली हम लोग देख रहे हैं तो 2 तरीके की उसमें डायरेक्शंस दिख रहे हैं। यूएस की जो बड़ी कंपनीज हैं उनका अलग डायरेक्शन दिख रहा है, बिल्कुल इंडियन कंपनीज का डायरेक्शन अलग दिख रहा है। दोनों की डिपेंडेंसी है। मुझे एक्सप्लेन करिए कि ये जो आईटी सेक्टर में इस वक्त हो रहा है उसको आप लोग कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। क्या आपके ट्रैकिंग मैट्रिक्स बदल रहे हैं इंडियन कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में, या फिर जो पहले रूटीन चल रहा था बिल्कुल वैसे ही चल रहा है अभी भी? नीरज, यस, आपने बिल्कुल सही कहा कि आईटी सेक्टर में 2022 जनवरी फरवरी के बाद हमने एक शार्प करेक्शन देखा इस सेक्टर में। इनफैक्ट ये एक मैसिव अंडर परफॉर्मर रहा है वर्सेस द ब्रॉड मार्केट्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। एंड इसका रीजन एक क्लियरली यही था कि यूएस में जो हमने कैलेंडर ईयर 22 में जो हमने एक के बाद एक प्रॉब्लम्स देखे। फेब में पहले वॉर छिड़ गई, फिर उसके बाद हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगे, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से। सो वो एक स्नोबॉल की तरह होते गया। प्रॉब्लम्स इकोनॉमी लेवल पर, मैक्रो लेवल पर काफी दिखने लगे। एंड रिसेशन की भी बात हम पिछले साल से कर ही रहे हैं।
सो उस सब का नतीजा इंडियन आईटी पर हमेशा से एक रब ऑफ इफेक्ट हम देखते हैं, क्योंकि यूएस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट है इंडियन आईटी सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में। और यदि यूएस में मैक्रोस थोड़े वीक होते हैं तो कहीं ना कहीं हम हमेशा उसका एक इम्पैक्ट इंडियन आईटीज पर देखते हैं। सो अभी जैसे आपने भी हाईलाइट किया कि रिसेंटली जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं वो इंडियन कंपनीज के थोड़े से वीक साइड पे रहे हैं। आउटलुक भी जो कंपनियां शेयर कर रही हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि शायद एक आधा 2 क्वार्टर हमें वैसी ही वीकनेस शायद देखने मिल सकती है। और यस, यूएस में इफ मैं मैक्रोज के कॉन्टेक्स्ट में अगर वहां के रिजल्ट्स देखती हूँ तो क्लाउड कंपनी या फिर जो भी जैसे कि प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं जैसे गूगल या मेटा यानी जो फेसबुक है, उन सब के नतीजे इतने ज्यादा नेगेटिव नहीं है। इनफैक्ट वहां पर हमने वीकनेस थोड़े टाइम पहले ही देखना शुरू कर दी थी और अब वहां पर कहीं ना कहीं थोड़े स्टेबिलिटी दिखने लगी है, स्पेशली एड रेवेन्यूज का सेगमेंट अगर हम देखें या क्लाउड का भी हम रेवेन्यू अगर देखें तो स्लो डाउन ग्रोथ में थोड़ी दिखी थी, बट आई थिंक दे स्टिल होल्डिंग अप वेल। तो मैं यही कहूंगी कि इंडिया में भी जो हम वीकनेस देख रहे हैं वो एक मोर कॉशनरी स्टैंड है जो क्लाइंट्स ने लिया है जो यूएस में बैठे हैं आज। और ये यूएस के मैक्रोस जैसे ही हम इम्प्रूवमेंट देखेंगे ओवर अ पीरियड, यहाँ पर भी हमें सिमिलर रिफ्लेक्शन देखने मिल सकता है। ओके, मीता से बेहतर कौन समझा सकता है आईटी सेक्टर को। मीता, एक सवाल ये है मेरे मन में कि एक चीज़ ये मान सकते हैं कि भाई इस वक्त यूएस में थोड़ी प्रॉब्लम है, रीजनल बैंक वहाँ के बहुत मुश्किल में आए तो बीएफएसआई थोड़ा वीक हुआ, टेलीकॉम थोड़ा वीक हुआ, हम लोगों ने देखा है कि टेक महिंद्रा के रिजल्ट उसकी वजह से काफ़ी कमज़ोर रहे। एक तरीका ये होता समझने का आईटी सेक्टर को कि वहाँ स्पेंडिंग कम हो रही है, डिले हो रहे हैं डिसीजंस या रीप्राइसिंग की बात चल रही है, तो जैसे इकॉनमी पटरी पे आएगी हमारी आईटी कंपनीज को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कन्वेंशनल तरीका आईटी को हम लोग ट्रैक करते हैं। या फिर बिजनेस मॉडल में चेंज हो रहा है, एक पैराडाइम शिफ्ट है, उससे हमारी कंपनियां जूझ रही हैं अपने आप को रीपोजिशन करने के लिए कि अब उनके साथ डील करना है तो काम भी दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। आपके हिसाब से क्या है इस समय, वो कन्वेंशनल तरीका है जिस पर ट्रैक करना चाहिए या नहीं, हम नए तरीके से इन कंपनी को देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि भारतीय कंपनियां क्या उस चेंज के लिए तैयार हैं? सो नीरज, आई थिंक जो कन्वेंशनल तरीका है फिलहाल तो हम उसी लेंस से देख रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। जो बदलाव या फिर जो चेंज की हम बात कर रहे हैं वो हो सकता है कि हमें देखने मिले आने वाले 1-2 सालों के बाद, जब जनरेटिव एआई जो हम सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो जब एक लार्ज स्केल पर जिसका एडेप्शन होने लगेगा, जैसे लार्ज बैंक्स या कोई भी बड़ी कंपनियां, एंटरप्राइजेस उसको अपने एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के लिए और कॉस्ट के लिए जब वो इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगी, तब हो सकता है कि हम कुछ एक बिजनेस में शिफ्ट देखेंगे। पर अभी एट दिस स्टैंड्स आई थिंक कन्वेंशनल तरीका ही है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं सम सिमिलैरिटी हम इसकी ड्रॉ कर सकते हैं जो जीएफसी के टाइम हुआ था। ऑब्वियसली जीएफसी एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था उस टाइम पर बैंकिंग सेक्टर यूएस में, और हम इस वक्त बिल्कुल भी वैसे लेवल पे नहीं है, बट आई थिंक दैट जो उस टाइम पे हुआ हमने देखा कि 2 क्वार्टर क्लियरली बहुत वीकनेस देखी हमने आईटी सर्विसेज, इंडियन आईटी सर्विसेज के लिए, और फिर उसके बाद एक शार्प रिकवरी आई थी। और वो इसलिए भी लेट थी क्योंकि एक तो थोड़ी इकोनॉमी रिकवर होने लगी और दूसरा कि हमने देखा कि इंडियन कंट्रीज जैसी लो कॉस्ट कंट्रीज को ज्यादा काम मिलने लगा, क्योंकि वहां की कंपनीज को कॉस्ट पे थोड़ा ज्यादा फोकस होने लगा था। सो आई थिंक दैट आज हम कहीं ना कहीं सिमिलर स्टैंड्स में, मे बी नॉट एज सीवियर जो हमने लास्ट टाइम देखा था, बट कहीं ना कहीं जो बीएफएसआई में हम कॉशनरी स्टैंड्स देख रहे हैं उसको उससे थोड़ा बहुत रिलेट कर सकता है। ओके, तो मीता थोड़ा अपने इस फंड के बारे में बात करें। तो इस फंड के बारे में हम लोगों को बेसिक्स बताइए कि इसके अंदर आप क्या क्या शामिल करती है? केवल आईटी कंपनीज, टेलीकॉम या और भी आ सकती है कुछ डिजिटल वाली? और दूसरा, आप का जो निवेश का अप्रोच है वो क्या होता है, कैसे कैसे आप निवेश करती है, और क्या आपका फॉरेन की कंपनीज में भी निवेश? श्योर। सो नीरज, हमारे फंड को हम डिजिटल बोलते हैं और हम ट्राई करते हैं कि लार्जली हम डिजिटल थीम को ही इसमें प्ले करें। तो हमने हमारा मैंडेट है कि हम 20% आउटसाइड ऑफ कोर आईटी की पोजीशन कर सकते हैं इसमें, और हमारा ओवरसीज के लिए भी 20% का हमने हेडरूम दिया हुआ है अपने फंड में।
बट जैसे कि मैंने कहा कि मेरे आइडिया ये होता है कि इसको मैं डिजिटल थीम में जो जो क्वालिफाई हो सके वैसे ही कुछ स्टॉक्स हम इसमें रखें, और बहुत अनरिलेटेड स्टॉक्स हम इसमें नहीं लेते हैं। सो हम बहुत कोर टू द थीम है एक तरह से, अगर हम हमारे फंड को देखें तो। और उसमें फिर कहीं ना कहीं कुछ टेलीकॉम वगैरह भी क्वालिफाई हो जाता है, जैसे आप देख लोगे हमारे टॉप 10 होल्डिंग्स में आपको भारती भी दिख जाएगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है, बट उसमें भी हमें लगता है कि थोड़ा डिजिटल का फ्लेवर है, और इसीलिए हमने उसको एक फंड में पोजीशन किया हुआ है। ओवरसीज के लिए एज ए सेड हमारा 20% का हेडरूम है, बट हमारी एक्सपोजर अभी अराउंड 6% से थोड़ी कम 5 to 6% के रेंज में है, और हमने ये काफी टाइम से यही मेंटेन किया हुआ है। एक रीजन इसका ये भी है कि हमारे पर फिलहाल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर रेस्ट्रिक्शन है टू इंक्रीज, एंड सो हमने अकॉर्डिंगली कैलकुलेटेड जहां पर भी हमें स्टॉक्स में व्यू है उसको हम उसी में चेंज वगैरह करके चर्न करके मैनेज कर रहे हैं काफी टाइम से। बट यस, दैट्स हाउ द फंड इज स्ट्रक्चर्ड राइट नाउ। तो अगर वो रिस्ट्रिक्शन हटेगा तो फिर आप ज्यादा निवेश करेंगे, मतलब पूरी 20% की अपॉर्चुनिटीज वहां बहुत हैं? सो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन किस टाइम पर वो ओपन होता है। आई थिंक इट विल डिपेंड लॉट कि उस टाइम पे वैल्यूएशंस क्या है, इंडिया में ज्यादा आउटलुक अच्छा लग रहा है या वहां पर। सो आई थिंक बहुत सारी चीजों पे ये डिपेंड करेगा। ओके मीता, आप जोमेटो जस्ट फॉर अ शेक, आप उसको मानती कि डिजिटल कंपनी है? नहीं? सो आई थिंक प्लेटफॉर्म कंपनीज हमारे पास फंड में है। यस, आई थिंक दैट क्लियरली जो प्लेटफॉर्माइजेशन इंडिया में हम देख रहे हैं, और थैंकफुली अब कुछ लिस्टेड कंपनीज भी हैं इस स्पेस में जिसको हम डिजिटल में डेफिनेटली लेते हैं, और हम ट्राई करते हैं कि कैसे हम उस पे इन्वेस्टर्स के लिए कुछ एडिशनल अल्फा अगर उससे अपॉर्चुनिटी दिखती है तो कैसे जनरेट कर सके। सो यस, आई थिंक डायरेक्टली टू योर क्वेश्चन, यस। इसमें बहुत सारी वो कंपनियां भी हो सकती है जिन्होंने अपने नाम के अंदर डिजिटल लगा लिया या वन कर लिया, जैसे ब्रोकिंग कंपनीज बहुत सारी बड़ी बड़ी, वो एक्चुअली वो डिजिटल, मुझे तो आईसीआईसीआई बैंक में डिजिटल कंपनी लगती है, वो बाई चांस दे ट्रांजैक्ट इन मनी बट दे आर अ डिजिटल कंपनी। एनीवे, अच्छा, आपका जो पोर्टफोलियो में दिख रहा था उसमें टॉप 5-6 शेयर्स में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, बहुत कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो आपने बनाया है, ऐसा क्यों? इसमें वो रिस्क नहीं लगता आपको? जैसे जो आपकी टॉप होल्डिंग है सबसे ज़्यादा रिस्क उसी में आ गया इस बार। Yes, just before that, so I think yes, you're right. तो मेरा भी इंटरनल टीम में जब डिस्कशन होता है तो मैं यही बोलती हूँ कि ओवर अ पीरियड शायद एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जो अपने एप्स बहुत बड़े कर लेंगे और उनको मोनेटाइज करने अगर आते हैं तो आई एम श्योर मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूंगी। सो आई थिंक ओवर अ पीरियड सब कुछ शायद डिजिटल हो जाएगा एंड मेरा यूनिवर्स मेरे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। बट या कमिंग टू योर कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन, बिल्कुल आई थिंक सो नीरज, आप इस फंड को देखेंगे तो इस फंड को मैं 2018 से मैनेज कर रही हूँ, और इसमें एक ऐसा भी टाइम था जब मैंने इसको बहुत ज्यादा मिड स्मॉल की तरफ एलोकेट करना शुरू किया था, एंड करीब 2020-21 में हमने उसको काफी एक ब्रेथ लंबी दी थी। ओवर 40 स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में थे और तब कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम था, और अभी हम जो देख रहे हैं वो मोर और लेस इस रीजन की वजह से है कि जहां पर हम जब बेस्ट ऑफ द साइकिल में थे डिजिटल और आईटी सेक्टर की, तो हमने देखा था कि मिड और स्मॉल की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और उसको हम थोड़ा सा रिस्क हमें कम करना था फंड में, एंड इस वजह से वो कॉल लिया था मैंने कि हम ऐसे स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं जहां पर एक कि हमारा डाउनसाइड रिस्क थोड़ा कम हो, और दूसरा कि जब इंडस्ट्री एक डिफिकल्ट टाइम से गुजरती है तो हमने देखा है कि लार्ज कैप्स जनरली थोड़ा अपना स्ट्रेंथ ज्यादा हमने पोर्ट्रे करते हुए देखा है। तो यही दो रीजन की वजह से हमने ये कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट किया था, एंड एज एंड व्हेन आई थिंक वी विल सी मोर ब्रॉड बेस्ड अपॉर्चुनिटीज, हो सकता है कि हम इसमें थोड़ा सा चेंज देखेंगे ओवर अ पीरियड। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मीता से ये समझेंगे कि इस सेक्टर के अंदर की जो निटिग्रिटीज हैं उसको ये लोग कैसे टैकल करते हैं। आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं डिजिटल फंड के बारे में, यानी अगर आईटी प्ले करना है तो इस फंड के बारे में आप सोच सकते हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस फंड का जो रिस्क है उसको कैसे हेज किया जाता है। चूंकि सेक्टोरल फंड है और चॉइसेस हमने अपनी रिस्ट्रिक्ट कर रखी कि हमें डिजिटल या आईटी स्पेस की कंपनी लेनी है, तो बहुत बड़ी चॉइस नहीं होती, इसलिए भी शायद एक कंसंट्रेशन हो सकता है। लेकिन मीता, अब इस सेक्टर को ना दो हिस्सों में बांट दिया लोगों ने, मतलब एनालिस्टों ने बांट दिया, हम लोगों ने बांट दिया है कि आईटी में दो तरह के, एक तो बहुत ही जायंट प्लेयर्स हैं जो सब लोग जानते हैं, 7-8-10 कंपनीज हैं,
और दूसरे जो मिड कैप है उसमें एक बड़ा भारी यूनिवर्स है, उसमें बहुत बड़ी एक ग्रोथ देखने को हम लोगों को मिल रही है। बड़े वाले उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे, छोटे वाले बहुत अच्छा, नॉट इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस, रादर इन बिजनेस ऑल्सो, कि उनके रिजल्ट्स बड़े अच्छे थे, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। हो सकता है ये भी राजा कि उनके 6 ही क्लाइंट हैं और वो क्लाइंट्स बड़े हेज थे, उनको फर्क नहीं पड़ा। बड़े वालों के पास 100 क्लाइंट है तो उनको असर आ गया। क्या आप लोग ये सोचेंगे, इस बारे में विचार करेंगे कि बहुत जो बड़े जायंट हो चुके हैं उनकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट होगी और उनको चेंज करना पड़ सकता है अपने को, तो मिड कैप की तरफ ज्यादा ध्यान दें? नीरज, ऐसा नहीं है कि हम ध्यान अभी दे रहे हैं। बेसिकली कैसा होता है कि जब इंडस्ट्री या फिर जैसे अभी यूएस में जो चैलेंजेस हैं, ऐसे टाइम पर हम जनरली देखते हैं कि कॉस्ट पर बहुत फोकस हो जाता है कंपनियों का या क्लाइंट्स का बेसिकली। एंड जब कॉस्ट पे बहुत फोकस आता है तो हम देखते हैं कि कॉस्ट टेकआउट डील्स, जिसको हम आईटी के इंडस्ट्री में जनरली हम बात करते हैं, और उस डील्स में जनरली हम देखते हैं कि लार्ज कैप की कैपेसिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है टू पार्टिसिपेट, क्योंकि वो काफी बड़े साइज डील्स होते हैं काफी बारी, और उसमें हम देखते हैं कि मार्जिन भी इनिशियली काफी लो हो सकता है। वो सारे रीजंस की वजह से लार्ज कैप्स उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं वो ही एक थॉट से हमने ये कॉल लिया था। एंड टू योर पॉइंट, जहां पर मिड कैप्स और स्मॉल कैप में हम देखेंगे तो यस, देयर आर सर्टेन कंपनीज जहां पे हम देख रहे हैं कि ग्रोथ कंटिन्यूसली स्ट्रांग है। तो आप हमारे फंड को भी देखोगे तो हमारा 74% लार्ज कैप है, और हमारा ऑलमोस्ट 10% हमने स्मॉल कैप, और बाकी का 8-9% हमने मिड कैप में एलोकेट किया हुआ है। सो क्लियरली वी आर ऑल्सो बैंकिंग ऑन दोज नेम्स, पर्टिकुलरली जहां पर हमें लग रहा है कि ग्रोथ स्ट्रांग है या ग्रोथ कंटिन्यू हो सकती है, और वैल्यूएशंस पे भी जहां पर कंफर्ट है। सो डेफिनेटली वी आर बेटिंग ऑन दैट। बट ये 2021 के जैसा साल नहीं है जहां पर हर एक मिड और स्मॉल कंपनी ने आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई थी। सो वी हैव टू बी एक्सट्रीमली सिलेक्टिव, व्हिच इज व्हाट वी आर ऑलरेडी। ओके मीता, एक सवाल और, जैसे एक चेंज हम लोगों को दिख रहा है, मे बी हमारा असेसमेंट ही गलत हो, कि आईटी कंपनियों की जो एसेट है वो ह्यूमन रिसोर्स है, और अब जो जनरेटिव एआई आ रही है या गिटहब को पायलट एक्स हम लोग देख रहे हैं 1/10 टाइम में या 1/10 रिसोर्स में वो काम कर रहा है, तो क्या एक ऐसा सिनेरियो बनता हुआ आपको दिख रहा है कि बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग हो सकती है आईटी कंपनीज की, रादर कि वो रिसोर्स के लेवल पे, ह्यूमन रिसोर्स, उनको 3 नौकरियां नहीं देनी है, कम लोगों को हायर करेंगे लेकिन बैलेंस शीट स्ट्रांग हो, क्योंकि 10 आदमियों का काम 1 आदमी करेगा। अगर ये चेंज होता है, मान लीजिए, आप इससे डिसएग्री कर सकती हैं, तो फिर आपके स्टॉक सिलेक्शन का पैरामीटर कैसे बदलेगा? आई थिंक नीरज, जनरेटिव एआई में एक तरीका, पॉजिटिव तरीका देखने का ये है जो आपने बताया कि जो भी काम आएगा उसमें ह्यूमन रिसोर्स कम लगेगा आगे जाकर। बट एक दूसरा लाइन ऑफ थॉट भी है जहां पर हो सकता है कि काफी ऐसा काम जो ऑलरेडी चल रहा है कंपनियों का, और जहां पर काफी ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉयड है, कुछ क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स वगैरह जो हैं, जो कंटिन्यूस बेसिस पे रहते हैं, उसमें हो सकता है कि हम एक्चुअली रिवर्स देखें, जहां पर क्लाइंट को उस टाइम पर उसने एम्प्लॉय स्ट्रेंथ की शायद जरूरत ना पड़े। सो आई डोंट नो वो किस तरफ बेंड ज्यादा होगा और किस तरह से वो इवॉल्व होगा, बट आई थिंक दैट अगर हम पॉजिटिव थॉट से जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल होगा, बट एक नेगेटिव जो ये लाइन हो सकती है उसको भी हमें डेफिनेटली एक बैक ऑफ द माइंड में रखना बहुत जरूरी है। सो आई थिंक हम, इट्स टू अर्ली एक्चुअली कि किस तरफ वो ज्यादा स्क्यूड होगा, बट आई थिंक दैट वी हैव टू सी एंड इवैल्यूएट इट एट दैट पॉइंट इन टाइम। डेफिनेटली आप तो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट की तरफ ही जाएंगी। अच्छा, एक एजुकेशनल क्वेश्चन, ये जो कौन सी कंपनी डिजिटल है, कौन सी कंपनी, ये कैसे आप अपने मन से डिसाइड करती होंगी ना कि ये हमको लगता है कि ये डिजिटल, कोई इसमें या कोई रूल है इसका कि ये वाली डिजिटल मानी जाएगी? हमारा मैंडेट है जिसको हमने बहुत ही एलॉबरेटली एक्सप्लेन किया है इस फंड का। अगर हम स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, जैसे सिट डॉक्यूमेंट हम कहते हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो हमने बहुत एलॉबरेट किया हुआ है कि हम कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म, फिनटेक कंपनीज, वो सारे कंपनीज जहां पर ऑटोमेशन या रोबोटिक काम हो रहा है, वो भी सारे कंपनीज को हम इसमें क्वालिफाई कर लेते हैं। सो आई थिंक यस, एक अच्छा सा एलॉबरेट डिस्कशन, डिटेल्ड हमने दिया हुआ है कि
किस कंपनियों को हम इसमें ले सकते हैं, और वो हाइजीन हमारे ऊपर है मेंटेन करना, बिकॉज आई नो दैट थोड़ा सब्जेक्टिव शायद हो सकता है, बट हम इंटरनली मेंटेन करते हैं कि हम एक हाइजीन मेंटेन करें किस तरह से ये इसमें रेगुलेटर का नहीं, आपको डिसाइड कर। अच्छा, हनीवेल ऑटो किसमें मानेंगे आप ये? आई थिंक एज ए सेड कि जहां पर ऑटोमेशन रोबोटिक्स का काम हो रहा है या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को ऑटोमेट करने की कोई कंपनी ज्यादा बात कर रही है, सो आई थिंक नॉट ओनली हनीवेल, इनफैक्ट आप हमारे फंड में एक भी सीमेंस को भी देखोगे, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर फंड. And as I said that 20% of the fund is something that we can go outside IT, even outside mandate, but मैं वो उतना लूजली नहीं जाना चाहती हूँ उस ट्रेंड में कि मैं कोई बैंक या मैं कोई स्टील कंपनी ऐसी कोई कंपनी ले लूँ. सो क्लियरली जहां पर भी थोड़ा बहुत भी ऑटोमेशन का टच है, हम उसको डेफिनेटली इस फंड में लेना चाहेंगे. मीता, लास्ट क्वेश्चन, चूंकि एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड है तो और इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है, कैसे आप लोग मिटिगेट करते हैं, कैसे हेज करते हैं अपना रिस्क? सो आई थिंक सी नीरज, आईटी सेक्टर या चाहे कोई भी और सेक्टर फंड हो, क्लियरली उसमें सेक्टर का जो टेलविंड या हेडविंड होगा वो डेफिनेटली प्ले होगा. एज अ फंड मैनेजर हाउ आई कैन बैलेंस इट आउट दैट, जैसे मैंने बताया कि हमने 2021 में इस फंड को बहुत ब्रॉड बेस रखा था, बट अगर आप हमारा 2022 के जनवरी फरवरी के बाद के हमारी फंड की फैक्ट शीट्स देखोगे तो हमने इसमें एक कैश कॉल ले लिया था, तो ऑलमोस्ट 8-9% कैश पे हम मेंटेन करके रखे थे फॉर द एंटायर कैलेंडर ईयर. और हमने ये जो स्टॉक्स हैं जैसे भारती, एबीबी, सीमेंस या हनीवेल, ये सारे स्टॉक्स भी नॉन यूएस फेसिंग थे, बट कहीं ना कहीं हमें डिजिटल का उसमें एक फ्लेवर दिख रहा था. सो हमने ऑलमोस्ट 13-14% ऑफ द फंड को ऐसे नॉन यूएस फेसिंग कंपनीज में किया था. सो आई थिंक दैट्स द वे वी कैन डू इट, बट इन्वेस्टर्स को ये डेफिनेटली ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये सेक्टर फंड है और इसमें हम सेक्टर के साथ ही चलेंगे. हाँ, उसको आउट परफॉर्म करना एज अ फंड मैनेजर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आई थिंक इफ द सेक्टर इज गोइंग थ्रू अ वेरी मैसिव हेडविंड, देन वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट इम्पैक्ट है डेफिनेटली. तो दोस्तों, ये थी मीता से बातचीत, और इस फंड ने अपने इंसेप्शन से अब तक बहुत अच्छे रिटर्न दिए. लास्ट 1 आध साल को अगर आप छोड़ दें, फिर भी इंडेक्स के जो बेंचमार्क है उसको हमेशा बीट किया है. तो अगर आपकी इच्छा आईटी सेक्टर को प्ले करने की है तो ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है टाटा डिजिटल इंडिया फंड में. और भी पढ़िए इसके बारे में, सलाह और किसी से भी लीजिए, और आप चाहें तो इसमें निवेश कर सकते हैं. मीता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. अगले हफ्ते फिर किसी एक और फंड और एक और फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात होगी. आज के लिए